गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज हमें स्टार्ट करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। इससे पहले का हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। जैसे हमें पता ही है, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो occur between the blood and tissue. O2 and CO2 are exchanged by the simple diffusion mainly on the pressure and concentration gradient. जो O2 और CO2 होता है ये नॉर्मली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है ऑन बेस्ड ऑन प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Solubility of gases as well as thickness of membrane involved in diffusion, some of the important factors that affect rate of diffusion. जो solubility of gases होती है ना, वो as well as thickness of membrane, ये सारी की सारी involved in diffusion are important factors that affect rate of diffusion. rate of diffusion को ये सब affect करती हैं. क्या क्या? solubility और thickness दोनों. अब इसके बाद आते हैं concentration gradient for the oxygen from the alveoli to the blood and blood to the tissue. अब इसमें ये वाला जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी चांसेस बहुत हैं कि आएंगे ही आएंगे. अब देखो ये चार्ट याद करना बहुत इजी है. जो ऑक्सीजन, ये है रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और CO2. अब ये O2 और CO2 है. जो एटमॉस्फेयर में है वो O2 बहुत है तो वो है सबसे ज़्यादा 159. फिर उससे कम है एल्वियोलाई में, वो है 104. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में दोनों में ही 40 होती है और ऑक्सीजनेटेड में 95 होती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे कम है, वो है 0.3. एल्वियोलाई में है 40. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होती है 45 और ऑक्सीजनेटेड में कम होती है 40. अभी ये ऐसे याद रखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें 45 है तो उतनी ही सेम टिश्यू में होगी. O2 जो है ऑक्सीजन, वो भी जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उतना ही टिश्यू में होगा. इसमें ये सेम है. अब इसके बाद में ये तो याद रखना इजी है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, उससे कम है एल्वियोलाई में, उससे कम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. ऐसे ही CO2 जो है वो इसका उल्टा है. वो क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर में तो बहुत कम है. फिर है उसके बाद है एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दोनों में बराबर है. ये याद करना टेबल इजी है, बहुत इजी है. 2 बार 3 बार पढ़ो, याद आराम से हो जाएगी और इससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं. अब ये है फिगर 17.3. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ कि जैसे हमने इंस्पिरेशन में सबसे पहले इंस्पिरेशन हुआ. इंस्पिरेशन में क्या था? एटमॉस्फेरिक एयर में O2 कितना होता है? 159. पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 होता है. और CO2 कितना होता है? 0.3. जब हमने इंस्पायर किया तो उसके बाद में क्या हुआ कि सबसे पहले जो ये यहाँ पे आई, फिर ये दे रखा है एल्वियोलस में कितना होता है? एटमॉस्फेयर से आई तो तब तो था 159. तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होती है 159. एल्वियोलस में जब आई, एल्वियोलाई उसमें होता है 104. तो यहाँ पे कितना है? पार्शियल प्रेशर 104 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40. ये जब आई तो उसके बाद में ये यहाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ हार्ट में गई. हार्ट में कहाँ गई? सबसे पहले जाती है ये लेफ्ट आर्टरिया में, लेफ्ट से जाती है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में. उसके बाद यहाँ आके इनका एक्सचेंज होता है. सारे के सारे O2 जाते हैं ये टिश्यूज़ में और सारा यहाँ से CO2 एक्सपेल्ड आउट होता रहता है. उसके बाद में ये जो पूरी है ये जाती है राइट आर्टरिया में. राइट आर्टरिया में जाने के बाद जाती है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाती है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से जाती है बाहर. ये ठीक है. सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, जो ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई. ऑक्सीजन उस टाइम जब एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? 159. यहाँ आई एल्वियोलस में आई तो इसका पार्शियल प्रेशर था 104. उसके बाद में ये एंटर हुई लंग्स में आई सबसे पहले लेफ्ट साइड पे.
लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टरिया में आई, लेफ्ट आर्टरिया में आई पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट साइड पे जितना भी होता है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट आर्टरिया में आई तो लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जाके सारे टिश्यूज़ में, यहाँ से पहले टिश्यूज़ में O2 ट्रांसफ़र हुआ और सारा का सारा CO2 एक्सपेल्ड आउट हुआ, सारा यहाँ पे आया राइट आर्टरिया में। राइट आर्टरिया में आके ये यहाँ पे ये आया राइट आर्टरिया में, राइट आर्टरिया में आके आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये सारा का सारा गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सारा का सारा ये एक्सपेल्ड आउट हो गया बाहर। ये था पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद आते हैं ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर द CO2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। अब इसके बाद में जैसे इसमें बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड टू टिश्यू। अब इसमें क्या होता है, इसमें CO2 के लिए ऑपोजिट होता है। CO2 के लिए क्या होता है, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 हायर देन O2। जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये PYQ है, पहले आया है। अब इसके बाद आता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। ये 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है। कौन कौन से? थिन स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस। इसकी ये तीनों ये लेयर्स बनी होती। देखो ये इसमें ये यहाँ पे फिगर 17.4 में ये जो पहले है थिन स्क्वेमस एपिथेलियल की ये वाली लेयर ये बनी हुई। उसके बाद में सेकंड थी एंडोथेलियम, ये बनी हुई, ये सेकंड वाली लेयर, ये जो ये यहाँ पर है। और उसके बाद में लास्ट में थी बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस ये रहा बेसमेंट सब्सटेंस। अब इसके बाद आता है, ठीक है, हमने ये देख लिया कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर की बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियल, थिन स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस। ये जो है कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियल, लोजामेंट membrane supporting the single layer endothelium cells of capillary in between them. इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी। ऑल द फैक्टर्स इन द बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वियोलाई। ये लास्ट लाइन का मीनिंग था कि जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी फेवरेबल होती है कि डिफ्यूजन हो, एल्वियोलाई से टिश्यू में ऑक्सीजन आए और टिश्यू से सारा का सारा CO2 एक्सपेल्ड आउट हो, मतलब बाहर जाए। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। 95% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBCs इन द ब्लड। द रिमेनिंग 3% O2 इज कैरिड आउट इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। जैसे जो ब्लड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो हो रहा है, इसमें क्या है, ब्लड एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने का O2 और CO2 को। 95% ऑफ O2 जो है ट्रांसपोर्टेड बाय द RBCs इन द ब्लड, और जो 3% बच जाते हैं वो प्लाज्मा के थ्रू होते हैं। डिजॉल्व इज कैरिड आउट डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। 20 to 25% of CO2 is transported by RBCs, where 70% is carried as a bicarbonates. About 7% of CO2 is carried in dissolved state through plasma. ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, जो नंबर्स दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 20 से 25% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है RBCs के थ्रू, ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स के साथ, और जो 7% होता है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू पहुँचता है। इम्पॉर्टेंट कि जो ब्लड मीडियम है इनका 95% जो है 95% O2 जो है वो ट्रांसफ़र होगा RBCs के थ्रू। रिमेनिंग 3% जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होके जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। जो CO2 है वो 20 से 25% RBCs के थ्रू जाते हैं, 70% बाइकार्बोनेट्स और 7% जो है वो डिज़ोल्व होके प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमेशा 40% पेपर आते हैं।
40% आते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की मतलब जूलॉजी में पूरी मैक्सिमम यहीं से आते हैं पेपर। मैक्सिमम अगर यहाँ से आते हैं तो इसमें कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसे छोड़ दो। इसमें जितना हो उतना इसको पहले एक बार पूरा चैप्टर समझ लो, पूरा सुन लो, उसके बाद में एक बार खुद से रीड करो, फिर दोबारा सुन लो, तो इतने में याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन एक बार खुद से समझ के करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। Hemoglobin is the red color iron containing pigment present in the RBCs. O2 can bind with the hemoglobin in reverse manners to form a oxyhemoglobin. इसमें क्या है, जैसे हमको पता ही है कि जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारी आरबीसीज में होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाते हैं हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर में और बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये PYQ है, ये 4 मॉलिक्यूल का पहले भी आ चुका है। Each hemoglobin molecules can carry a maximum 4 molecule of O2. Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the factor interfere with this binding. अब इसमें जो जो चीज़ें इंटरफेयर करती हैं वो क्या क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीज़ें। अब इसमें आगे हम डिटेल में देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन कितना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए ना, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है इनके बारे में पढ़ने के लिए ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें जैसे सिर्फ ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, बाकी सब कुछ कम होगा। ऐसे ही याद रखो, एल्वियोलाई में सारी चीज़ें सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा, बाकी लो PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर। ये फेवरेबल कंडीशन होगी। अगर ये फेवरेबल कंडीशन होगी तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमेशा ऐसे याद रखो कि एल्वियोलाई है मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा, उसके अलावा बाकी सब कुछ कम होगा। अगर टिश्यू की बात होगी तो क्या होगा कि CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, बाकी सब कुछ ये इसका उल्टा होगा तो क्या होगा, इन टिश्यू वेयर लो PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का वो कम होगा और बाकी सब कुछ ज़्यादा होगा तो हाई PCO2, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर, सब कुछ ज़्यादा होगा, सिर्फ एक PO2 कम होगा। एल्वियोलाई में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, बाकी सब कम है। टिश्यू में क्या है, सब कुछ ज़्यादा है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये दे रखा है इन्होंने। इसमें क्या है, ऑक्सीजन gets bound in the hemoglobin in the lung surface and get dissociation at the tissue. Every 100 ml oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological conditions. इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना 500 ml ऑफ तक ही डिलीवर कर पाते हैं। ये जो दे रखा है 17.5, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये वाला। इसमें क्या है, यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, यहाँ दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने पूरा पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा कि जो CO2 इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन इज कैरिड एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है, ये अबाउट 20 to 25%। दिस इज रिलेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज मेजर फैक्टर वुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो मेजर फैक्टर है इसको अफेक्ट करने का। वेयर PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यू में मोर बाइंडिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड। When the PCO2 is low and PO2 is high,
In the alveoli, dissociation of CO2 form a कार्ब-अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। क्या होता है, अगर PCO2 ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है टिश्यू में, तो जो बाइंडिंग होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है। मतलब अगर जब PCO2 इज़ लो और PO2 पार्शियल प्रेशर इज़ हाई इन एल्वियोलाई, डिसोसिएशन ऑफ PCO2 फॉर्म्स, फिर उस टाइम पे जो डिसोसिएशन होगा वो बनाएगा कार्ब-अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा, CO2 इज बाइंड टू द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म अ टिश्यू एज अ डिलीवरी एट द alveoli. CO2 is bound to hemoglobin, form a tissue deliver at the alveoli. RBCs contain very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of the same present at the plasma. जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है एल्वियोलाई में, तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 जो होता है ना वो बनाते हैं कार्ब-अमीनो हीमोग्लोबिन। इस कंडीशन में क्या होगा, CO2 जो है वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ फ्रॉम द टिश्यू इज टू डिलीवर एट द एल्वियोलाई। RBCs कंटेन वेरी हाई कंसनट्रेशन, RBCs के पास एक बहुत हाई कंसनट्रेशन का एंजाइम होता है, ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। अब इसमें क्या होगा कि जो ये CO2 और H2O बने, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से ये क्या बनाएगा, H2CO3 और उसके बाद में HCO3 और हाइड्रोजन आयंस में टूट जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuse into the blood and form a HCO3 और उसके बाद में क्या, एंड हाइड्रोजन आयंस एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading the formation of CO2 and H2। अगर अभी क्या था कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो था, पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब अगर एल्वियोलर साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और वापस से CO2 और H2O बन जाएंगे। अभी ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, अगर ये कंसनट्रेशन लो हुआ तो ये वापस से उल्टे डायरेक्शन में आनी शुरू होगी और CO2 और H2O बनाएगी। CO2 trapped as a bicarbonate at a tissue level and transported to the alveoli, release out as a CO2। CO2 जो है वो ट्रैप होती है बाइकार्बोनेट में एट टिश्यू लेवल पे और ट्रांसपोर्ट होती है एल्वियोलाई एंड रिलीज आउट एट एज अ CO2। जो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 होती है एल्वियोलाई में। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। अब वहाँ पे क्या था, ये जब हमने पढ़ा था तो उसमें था, जब हमने ये लाइन पढ़ी थी, ईच हीमोग्लोबिन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसमें था ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसमें है कि 100, और एक लाइन पढ़ी थी कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml O2 डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशन में टिश्यूज़ को। इसमें क्या है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 4 ml CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई को। यहाँ तक आई होप आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, मेंटेन एंड मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम बाय न्यूरल सिस्टम। ये सारे के सारा मतलब मॉडरेट कैसे होता है। स्पेशलाइज सेंटर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेस्पिरेशन। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ होता है, मेड्यूलर रीजन में। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसमें हमने देखा कि एक मेड्यूलर रीजन जो होता है वहाँ पे
वो जो उस वहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। और जो दूसरा होता है पॉन्स रीजन में ब्रेन में, उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जो न्यूरल सिग्नल्स जाते हैं वो रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय रेस्पिरेटरी रेट। Neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and alter the respiratory rate and chemosensitive area. Area is situated adjacent to the rhythm rate which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. अब क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम रेट, मतलब इसके साथ में होता है, और जो कि बहुत सेंसिटिव होता है CO2 या फिर हाइड्रोजन आयन से। इंक्रीज इन दी सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर ये सारी CO2 या फिर हाइड्रोजन आयन्स बढ़ते हैं तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ये जो होता है ये पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाता है, विच टर्न कैन सिग्नल थ्रू द रिदम रेट मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय द सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। और ये सारा के सारा हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये सारे की सारी चीज़ें एलिमिनेट की जाए, जैसे CO2 हो गया और हाइड्रोजन आयंस हो गए। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन एंड सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर्स फॉर द रेमेडियल एक्शंस। क्या होता है अब इनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो जैसे ही इनमें CO2 में और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं वो सिग्नल पहुंचाते हैं रिदम सेंटर में कि इनके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाए। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। अब आते हैं डिसऑर्डर्स में हमने क्या डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, इसमें आते हैं सबसे पहले एज़मा। इसको अस्थमा नहीं एज़मा पढ़ते हैं। एज़मा होता है, ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, मतलब इनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसेमा होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसमें एल्वियुलर वॉल्स जो होती है ना वो डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, जो कि ज़्यादातर स्मोकिंग से होता है। एम्फाइसेमा पे PYQ आया है पहले। फिर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या होता है इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, कैन नॉट fully cope with the situation. Long exposure to the give inflammation leading to the fibrosis. इनमें क्या होता है, ये सारे के सारे जैसे हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ में कहीं पे कोई काम करते हैं ना, जो लोग जहाँ पे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग होती हो, तो उनसे क्या होता है ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे लंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा प्रोटेक्टिव मास्क पहन के काम किया जाए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फिब्रोसिस, दिस कॉजेज अ सीरियस लंग डैमेज, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो जाता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज वियर अ प्रोटेक्टिव मास्क। लीडिंग टू फिब्रोसिस का मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ द फिब्रोसिस टिश्यू, और इसकी वजह से क्या होता है लंग डैमेज। अब ये सारा यहाँ पे हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। इस पूरे चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट था वो सारा पढ़ लिया। आई थिंक कोई भी लाइन कोई मिस नहीं हुई है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो वो दोबारा रिपीट के लिए बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।